Good morning to all of you. So today here we will discuss about the chapter number 3, which is group theory. So in this lecture we will discuss about the initial part like basics, the group क्या है वगैरह. We will see simple basic कि कौन कौन सा स्टार्टिंग में बेसिक हो सकता है. चैप्टर कल से शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रुप के बारे में कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पर सिंपल आपको दिया है कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड जी क्रॉस जी इज इक्वल टू, you know about the pair, okay, G cross G is equal to AB, where A and B both are belongs to from G. Your function G cross G to G, then F is said to be binary operation. Thus the binary operation यानी कि आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर कौन सा होगा बाइनरी ऑपरेशन में, G क्रॉस G टू G. ठीक है, जैसे कि n क्रॉस n टू n होता था, r क्रॉस r टू r होता था वगैरह, G क्रॉस G टू G. सिंपल आपको डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स दी है आपको. और यहाँ पर सिंबल्स जो है, फिलहाल यहाँ पर हम दो सिंबल्स की बात करेंगे. ये जो है प्लस और डॉट, यानी कि अगर आपको जैसे कि हो सकता है कि 3 बिलोंग्स टू n, 4 बिलोंग्स टू n, देन 3 प्लस 4 बिलोंग्स टू ऑल्सो n, यानी कि 7 बिलोंग्स टू ऑल्सो n. उसी तरह डॉट भी सेम है कि अगर प्लस ऑपरेटर सेटिस्फाइड हो रहा है तो डॉट भी होगा या नहीं होगा वगैरह. ये जीरो और स्टार जो है वे एक्चुअली नोटेशन दी है आपको, जैसे कि हो गया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेस टू बी. सो वो हम एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये नोटेशन जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा कि सपोज कि आपके पास ए और बी है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेस टू बी या बी रेस टू ए वगैरह. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. सो यहाँ पर एक्चुअली दिया है आपको कि सपोज कि ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू जी, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी, और ए प्लस बी यहाँ पर आपका कौन सा होगा, एंड ए प्लस बी इज यूनिक. सो ये जो है ये 12th में पढ़ी वगैरह सेम क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अब तक जो हमने पढ़ा वो है क्या कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि अगर आपका सेट जो है वो एक के साथ मोर देन वन जो है बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशंस. सपोज कि यहाँ पर हमें दिया है n प्लस z प्लस r प्लस n डॉट, यानी कि n जो है वो यहाँ पर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दी है जो समेशन वाला फॉर्म है उसको सेटिस्फाई. यहाँ पर एक्चुअली हमने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा पता है, n करके यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, तो सपोज कर लो कि एक लिया a लिया 1, b लिया 2, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ले 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव 1 which does not belongs to from n. सो यहाँ पर आपकी नेगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी. आपको यहाँ पर z प्लस दिया है, r के अंदर प्लस दिया है, डॉट दिया है, तो ये सारे के सारे क्या है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. n जो है वो प्लस दिया है, डॉट भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, z भी सेटिस्फाइड करेगा, r तो ठीक है सबको सेटिस्फाइड करेगा. सो कहने का मतलब ये है कि आप डेफिनेशन पे फोकस करो. अगर आपका सेट जो है वो मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशंस जो है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. बस आपको सिर्फ इतना याद रखना कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि योर सेट इज नॉन एम्प्टी सेट, सेट नहीं बोल सकते, अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर.
और एग्जाम्पल के तौर पे n प्लस जेड प्लस आर डॉट वगैरह लिखते हैं। बरसों से एक ही लॉजिक आ रहा है एसोसिएटिव लॉ में और कम्यूटेटिव लॉ में। सेम यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पर देखो आपको दिया है बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस इज सेट टू associative or to satisfy associative property if and only if there are three element a star b star c, so you can write a star b star c। उसी तरह कॉम्यूटेटिव यानी कि a स्टार b को हम b स्टार a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। so this one is simple associative law and next one is commutative law for binary operation। बाइनरी ऑपरेशन जो है यहाँ पर ये दो एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इधर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर z प्लस z डॉट, ये दोनों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गए where the binary operations of addition and multiplication on z are both associative and commutative। since addition and multiplication of integer of both associative and commutative, पता है कि देखो आप a प्लस b प्लस c को आपको आप इजीली इसको देख सकते हो, बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर कि एसोसिएटिव यानी क्या कि सपोज कि मैंने यहाँ पर दिया है आपको a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। उसी तरह आपको दिया है सपोज कि ये सपोज कर लो ये डॉट है a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। तो यहाँ पर जो है एसोसिएटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा। आप यहाँ पर एसोसिएटिव रूल भी आपका सेटिस्फाइड होगा, कम्यूटेटिव भी होगा। कम्यूटेटिव जो हमने लास्ट लेक्चर में लेटाइस में किया है वही करना है। आप यहाँ पर a स्टार b को आप b स्टार a भी लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर इफ वी वांट टू डिस्कस इन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, सो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैट्रिक्स का समेशन एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रोसेस जो है दोनों के डिफरेंट है। सो यहाँ पर आपको 2x2 मैट्रिक्स दिया है ABCD। यहाँ पर हमें बोला है कि सपोज कि सिंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर R is 2x2 matrix, it follows that both multiplication and addition and multiplication is binary operation which is algebraic structure। ये दोनों जो है यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टीज जो है प्लस वन, जैसे कि यहाँ आपने लिख दिया ABCD प्लस EFGH, सो आपको मिलेगा A प्लस E वगैरह। ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन तो बहुत नॉर्मल है, आपको सिर्फ बीच में प्लस करके उसको एड ही करना है, और मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल है, ए के साथ ई को करो वगैरह। सो यहाँ पर बोलने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्लस के अंदर जो है आप प्लस के अंदर एसोसिएटिव रूल को सेटिस्फाइड कर पाओगे, बट यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, आपका जो यहाँ पर प्लस जो आपने लिखा कि a प्लस सी, आप उसको e प्लस से लिख सकते हो। ठीक है, प्लस के लिए ये कॉम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। डॉट के लिए यहाँ पर एसोसिएटिव होगा, हाँ डॉट के लिए यहाँ पर एसोसिएटिव होगा, बट यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। यहाँ पर कॉम्यूटेटिव इसलिए नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल का डिस्कस करें, सपोज कि ये हो गया ABCD
प्लस ई एफ जी एच। ठीक है, तो इसका प्लस क्या होगा, प्लस पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ए प्लस ई होगा, बी प्लस एफ होगा, सी प्लस जी होगा एंड डी प्लस एच होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो एसोसिएटिव भी हो सकती है, उसमें कोई कॉम्पिटेटिव भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमारा फंडा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि प्लस के लिए कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा टाइम भी वेस्ट होगा और जगह की भी प्रॉब्लम है। मैं भी लिख के आपको फाइनल कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देता हूँ।
हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. ऑडिबल? Yes, sir. ओके, अभी आवाज आ रही है ना अच्छी तरह से? हाँ सर। ओके, एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है यहाँ पर। देखो हम कहाँ पर थे, ये कर दिया मैंने ए बी, अब जल्दी जल्दी से लिख देते हैं। ए बी हो गया, ये हो गया सी डी, हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पर सपोज कर लिया हमने ए बी सी डी और ये कर दिया हमने ई एफ जी है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर देखो जैसे कि एडिशन में रूल था उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी रूल है कि आपको यहाँ पर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कौन सा सॉल्यूशन आएगा, ए सी प्लस बी जी, और सेकंड में कौन सा आएगा, ए एफ प्लस बी एच, उसके बाद नेक्स्ट वाला सी ई प्लस जी डी जी एंड सी एफ प्लस डी एच। सो यहाँ पर जो है हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर आपने कोई भी मैट्रिक्स भी चेंज कर दिया, सो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे हो रहा था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं हो। ये थोड़ा हम बाद में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में लेके उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वहां पर। और ये सिंपल आपको दिया है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। देखो हर एक चीज जो है आपको अगर सेट दिया है आपको, तो सेट के अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लेनी। यहाँ पर z दिया, यहाँ पर बोला है कि जो नेगेटिव साइन जो है बाइनरी ऑपरेशन वो यहाँ पर एसोसिएटिव नहीं है और कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो सीधी सी बात है, एसोसिएटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, हमें जैसे पता a प्लस बी प्लस सी, उसी तरह a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, इसका आएगा -1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। एसोसिएटिव रूल क्या होता है, a पहले यहाँ पर ब्रैकेट था, उसके बाद दूसरे पे चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 माइनस 5, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, -1 एंड -5। ये वाला कौन सा हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ -6। सो 4 इज नॉट इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पर एक्चुअली आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड ही नहीं हो रही। और कॉम्पिटिटिव होने के लिए क्या चाहिए, 3 माइनस 4 इज नॉट इज इक्वल टू 4 माइनस 3। सो ना तो ये एसोसिएटिव है ना तो ये कॉम्पिटिटिव है। तो z माइनस यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ना तो एसोसिएटिव को होल्ड करेगा ना तो यहाँ पर होल्ड करेगा कॉम्पिटिटिव। तो कोई भी 3 इंटीजर लेके आप, क्योंकि z सेट ऑफ इंटीजर है तो आपको इंटीजर ही लेना पड़ेगा। यू कैन टेक एनी इंटीजर्स एंड यू हैव टू सिंपल, आप एक एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो कि एसोसिएटिव नहीं है कॉम्पिटिटिव नहीं। किसी ने 3 4 5 ले लिया, किसी ने 1 2 3 ले लिया, सो आपके ऊपर है पूरा। बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि एसोसिएटिव क्या है और कॉम्पिटिटिव क्या क्या है। ओके
उसके बाद आएगा आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आज आइडेंटिटी एंड इनवर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनो। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसको इंटीजर के अंदर सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करो, आपकी डिजिट सेम होनी चाहिए। ये हो गया क्लास 10 की डेफिनेशन। लेकिन अगर हम हमारे हायर लेवल के अंदर बात करें, क्योंकि यहाँ पर हो भी सकता है कि सम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि मैं एक एग्जांपल पहले दे के बेसिक क्लियर करवा देता हूँ। आइडेंटिटी यानी कि यहाँ पर मैं कौन सा एलिमेंट रखूंगा कि मुझे सेम डिजिट मिले। सिंपल सी बात है, 0। मैं कौन सा एलिमेंट रखूंगा मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मुझे सेम डिजिट मिले। सो यहाँ पर आएगा 1। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात तो कौन सा एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करूं ताकि मुझे सेम एलिमेंट मिले, 0। और ऐसा कौन सा एलिमेंट मिलेगा जिसको मैं किससे डिवाइड करूं तो मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा, सो 1। तो कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पर आपका यहाँ पर एडिशन के लिए आइडेंटिटी हो गई 0, सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी हो गई 0, 1 के लिए आइडेंटिटी हो गई 1, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए दोनों के लिए आइडेंटिटी हो गई आपकी 1। सो कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर रखो, कोई एक ऐसा एलिमेंट रखो यहाँ पर कि आपके पास सेम ही डिजिट आए, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। सो यहाँ पर ये डेफिनेशन समझना जरूरी है कि ये हो गया बेसिक एग्जाम्पल पर्पस। ये हो गया एग्जाम्पल पर्पस। मैथमेटिक्स में क्या दिया है कि एन एलिमेंट ई in a set capital S is said to be an identity element with respect to binary operation। देखो यहाँ पर आपको बाइनरी ऑपरेशन बोला है तो यहाँ पर सबके लिए होगा। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर अब आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर आपको ऑपरेशन याद नहीं रखना, आपको स्टार के बेस पे याद रखना है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। यानी कि ये हो गया राइट साइड हमने लिखा है तो ये हो गया हमारी राइट आइडेंटिटी, ये हो गई लेफ्ट आइडेंटिटी। ये सिर्फ आपको राइट और लेफ्ट आइडेंटिफाई करनी है, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। आप 1 + 0 = 1 भी लिख सकते हो, 0 + 1 = 1 भी लिख सकते हो। सेम यहाँ पर आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है कि राइट आइडेंटिटी यानी कि हम राइट में ऐड करेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी यानी कि हम उस एलिमेंट को लेफ्ट में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत एकदम इजीली हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया है कि कंसीडर एनी एलिमेंट x ऑफ सेट q रेशनल नंबर। और यहाँ पर हमें बोला है कि रेशनल नंबर जो है विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, यहाँ पर हमें एडिशन नंबर दिया है। So obviously 0 is the identity element of 0 + x is equal to x + 0 is equal to x। यानी कि आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसके अंदर आप 0 लेफ्ट साइड ऐड करो या राइट साइड ऐड करो, आपको सिंपल फ्रैक्शन मिलने वाला है। सो ये 0 हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन एडिशन। सिमिलरली अगर 1 जो है 1 किसके लिए होगा, 1 हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। सो 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से डेफिनेशन लिख दो। सिर्फ डेफिनेशन लिखना है।
दिस वन इज टू एग्जांपल कि फॉर सेट एन, अगर आपको कोई इस तरह बोले कि सेट एन के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ, सो हम यहाँ पर सेट एन के अंदर एडिशन के बेस पे अगर आइडेंटिटी फाइंड करें तो आएगा 0, लेकिन 0 तो सेट का एलिमेंट है ही नहीं। सो यहाँ पर सेट एन के लिए एडिशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? एन के लिए अगर आप कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करो, सो यहाँ पर आपको अगर कोई एडिशन के बेस पे बोले कि एडिशन के बेस पे यहाँ पर आप एडिशन ऑपरेशन के बेस पे आप बताओ कि यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप समेशन की बात करो 1 2 3 वगैरह, तो वहां पर 0 रिक्वायर्ड है और 0 तो एलिमेंट है ही। सो आइडेंटिटी एलिमेंट कब मिलेगा आपको? जब वो एग्जिस्ट होगा उस सेट के अंदर, यानी कि आपको जो भी स्ट्रक्चर दिया है वो यूनिक होना चाहिए। एडिशन तो एडिशन का आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो यू हैव टू कैलकुलेट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। से पहली लाइन लिख लो कि सेट एन के लिए एडिशन ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। Here you have इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का कॉन्सेप्ट कौन सा है? इनवर्स एलिमेंट के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट अगर आपने अपने इंटीजर या कोई भी आपको दिया है उसके अंदर आपने यूज किया, सो आपका रिजल्ट जो है वो आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि अगर मैं ये बोलूं 1 का, सो 1 के अंदर ऐसा कौन सा डिजिट आएगा एडिशन के लिए, ऐसा कौन सा डिजिट आएगा कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। सो यहाँ पर जो -1 जो है वो हो जाएगा आपका इनवर्स एलिमेंट। ऐसा कोई एलिमेंट उसके एलिमेंट के अंदर प्रोसेस करो कि योर रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी। So you can clearly see over here, you can see that कि एडिशन का इनवर्स एलिमेंट कौन सा होगा?
-1, 1 का सब्ट्रैक्शन का, यानी कि आप बोल सकते हो कि सब्ट्रैक्शन का इनवर्स एलिमेंट कौन सा होगा, ओनली 1। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स एलिमेंट जो हमें आइडेंटिटी देगा वो भी 1 होगा और डिवीजन का भी 1 होगा। यानी कि अगर यहाँ पर डेफिनेशन के बेस पे बात करें तो एक सेट दिया है कैपिटल एस हैविंग द आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान से सुनना, पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल हमने एग्जांपल दी। अगर आपको पावर के बेस पे दे दे a स्टार बी इज इक्वल टू a रेज टू बी वगैरह, तो उस केस में बहुत डिफिकल्ट होगा। सो यहाँ पर आपके पास इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने से पहले आइडेंटिटी होना चाहिए। इफ सपोज a belongs to S, there exists an element B। A belongs to S के लिए B belongs to S, यानी कि सेट में से ही कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि योर रिजल्ट इज, सेट में से ही कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि योर रिजल्ट इज आइडेंटिटी। सो बी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का आइडेंटिटी एलिमेंट। जल्दी से डेफिनेशन लिख दो। और सिंपल नीचे दिया है आपको, एक एलिमेंट दिया है तो उसका लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव ए प्लस ए प्लस नेगेटिव ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 0। सो नेगेटिव ए इज इनवर्स ऑफ द एलिमेंट। डेफिनेशन जल्दी से लिख दो, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है वगैरह। एक ही एग्जांपल रिक्वायर्ड है इसके लिए।
एग्जाम्पल किस तरह पूछा जाएगा वो देख लो। अभी कोई लिखेगा नहीं, शो दैट क्लियरली बोला होगा कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन आर स्टार वेयर आपको रिलेशन दिया है, आपको ऑपरेशन यहाँ पर ऑलरेडी दिया जाएगा कि x बाइनरी ऑपरेशन y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज एसोसिएटिव, यानी कि दो आपको एलिमेंट है उसके बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन दे तो उसका मीनिंग ये होगा कि वहां पर मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम x और y में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो किस तरह सॉल्व करना है। तो पहले एसोसिएटिव रूल जो है वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट x स्टार y स्टार z। कैन आई राइट x स्टार y जो है x एंड y, उसका बाइनरी रिलेशन मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई एंड बाइनरी ऑपरेशन विद z इज एज इट इज। कैन आई राइट? अब कैन आई राइट फॉर दिस लाइन एक्स वाई स्टार z यानी कि मैक्सिमम एक्स वाई कोमा z according to definition। according to definition and can I write this maximum xy, this maximum x and y replaced by x star y। X comma y star z is equal to one minute। So can I write maximum एक्स वाई स्टार जेड का डेफिनेशन यहाँ पर यूज करके हमने लिख दिया मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एक्स कोमा वाई कोमा जेड। उसको यहाँ पर हमने इन तीनों को हमने लिखा है, क्योंकि बाहर भी मैक्सिमम है तो हमने उसका लिख दिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यू कैन राइट अप टू हियर ऑल्सो, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा नीचे समराइज किया है। उसी तरह सेकंड जैसे कि एक्स स्टार वाई स्टार जेड जो है उसको हमने लिख दिया एक्स स्टार वाई स्टार जेड। अभी ये जो है सबसे पहले सोल्व करना है ब्रैकेट को। सो कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन y and z binary operation star between y and z, can I write maximum of yz, maximum of yz। और इन दोनों के बीच में भी डेफिनेशन अप्लाई करके सेम ये वाला रूल लगाया हमने, इन दोनों के बीच में भी आपने डेफिनेशन लगाई, तो कौन सा हो जाएगा आपका मैक्सिमम x कोमा वाई जेड। So ultimately ओके फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि शो दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन आर स्टार वेयर एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स कोमा वाई। सो यहाँ पर एसोसिएटिव रूल हमको यूज करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर पहले इस तरह बाय डेफिनेशन लिख दिया। अभी एक्स स्टार वाई का यूज हमने यहाँ पर किया मैक्सिमम एक्स कोमा वाई, मैक्सिमम एक्स कोमा वाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टार जेड हमने यूज किया। उसके बाद इन दोनों के बीच में भी हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया है, तो हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पर। तो पहला कंपोनेंट है वो कौन सा होना चाहिए x,
यहाँ पर भी कौन सा होना चाहिए, x। सो हमने क्या लिखा, मैक्सिमम, ये तो पहले ही दिया है, मैक्सिमम this one is replaced by x, maximum x comma y, and this one is z। सो इसका अगर आप यहाँ पर ये जो लाइन जो है उसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहला कंपोनेंट है मैक्सिमम ऑफ x एंड y, दूसरा कंपोनेंट है z, उसका भी मैक्सिमम निकालना है। तो हमने फाइनली उसको लिख दिया मैक्सिमम ऑफ x, y, z। एवरीवन गॉट इट? एवरीवन क्लियर और नॉट? કાંઈ નહીં સર બતાવો 10 ને 8 कितना होएगा? 10 ने टाइम चलो काल जोड़े जल्दी से, मतलब फ्रंट कैमरा ऑन करो। अच्छा लेक्चर ले कैमरा बंद है। हाँ तो कहीं नहीं, फटाफट चैट में रखो जल्दी थी। 10 ने 8 है कि 9 है? ओके सो यू कैन लीव नाउ। ये एग्जांपल कल से वापस डिस्कस करेंगे दूसरी बार, बस डेफिनेशन एक बार देख लेना, डेफिनेशन देख लेना, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। और काफी लोगों ने टेस्ट के अंदर स्कोर बहुत अच्छा किया है, काफी लोगों के मार्क्स जो है टेस्ट के अंदर अच्छे से आए। अच्छी बात है कि 15 मिनट में या 17 मिनट में ये टेस्ट हो जाए, वो अच्छी बात है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है अलग ही दिए थे आपको।